बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड का विज्ञान का वर्ग छठा का चैप्टर 5 लेके आए हुए हैं। पदार्थों का पृथक्करण। प्रश्न नंबर 1 है, हम किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें से हानिकारक या गैर उपयोगी वस्तुओं को अलग करना होता है, जो इसके साथ मिश्रित हो सकते हैं। शुद्ध रूप में प्राप्त अवयव सुविधापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हम हस्त चयन विधि द्वारा गेहूं या दाल से गंदगी, पत्थर और भूसी के टुकड़ों जैसी थोड़ी बड़ी अशुद्धि को अलग करते हैं। 2 नंबर, चावल या दाल को पकाने से पहले आमतौर पर धोया जाता है। जब हम इनमें पानी डालते हैं तो धूल और मिट्टी के कणों जैसे अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा, किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं दाल के कण कैसे पृथक करें? उत्तर हो जाएगा, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कणों को हस्त चयन विधि द्वारा पृथक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, चालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? उत्तर हो जाएगा, अलग अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। छलनी सामान्य आकारों वाले अवयवों को छेद से होकर गुजरने देती है, जबकि बड़ी अशुद्धियां छलनी में ही रहती है। आटा मिलों में आटे से अनाज के टूटे कणों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग निर्माण स्थल पर रेत और सीमेंट के मिश्रण से छोटी गांठों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? उत्तर हो जाएगा, रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का पालन करेंगे। 1 नंबर, एक कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण छोड़ देंगे।
2 नंबर, कंटेनर के तल पर रेत जम जाती है, इसे अवसादन कहते हैं। 3 नंबर, पानी को धीरे से एक दूसरे कंटेनर में डालें, इसे निस्तारण कहते हैं। 4 नंबर, हम रेत के बारीक कणों को हटाने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसे निस्यंदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप कैसे करें? उत्तर हो जाएगा हाँ, किसी छलनी का प्रयोग करके चालन विधि के माध्यम से आटे के साथ मिश्रित चीनी को अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? उत्तर हो जाएगा पंकिल जल से साफ पानी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है। 1 नंबर, एक कंटेनर में पंकिल जल डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। 2 नंबर, कुछ समय बाद कंटेनर के नीचे अशुद्धियां जमा हो जाती है, इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। क्वेश्चन 3 नंबर, ऊपरी परत साफ पानी की है, इसे दूसरे कंटेनर में डाल लेते हैं, इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। 4 नंबर, महीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे फिल्टर पेपर की मदद से फिर से छान लेते हैं, इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थानों को भरिए। 1 नंबर, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। 2 नंबर, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। निस्यंदन। ग में देखेंगे, समुद्र के जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। घ में देखेंगे, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तले में बैठ जाती है, इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं, इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। असत्य कथन पहचानना है, सत्य और असत्य को देखना है। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ये क्या है? असत्य है। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर लिया जाता है, यह भी क्या है? असत्य है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक निस्यंदन द्वारा किया जाता है, यह भी गलत है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है, यह भी क्या है? गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर
शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे। बाद में किस प्रकार में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? उत्तर हो जाएगा, हमें बर्फ डालने से पहले चीनी घोलना चाहिए। ठंडे पानी की तुलना में चीनी गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है। हम पानी में बर्फ मिलाने से पहले अधिक चीनी घोल सकते हैं। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट लिख दीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो आपको लेके आऊँ। आपका दिन शुभ हो।